अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रोड टू ज़ीरो बिलिंग की ये थर्ड वीडियो है। अच्छा जी, सेकंड वीडियो में हमने ज़िक्र किया था नो योर किलोवाट आवर्स। ठीक है जी, आज की वीडियो में हमारा जो फोकस होने वाला है वो एक स्टेप आगे चले जाएंगे हम। इससे पहले की वीडियोस में क्या हुआ है वो आप देख सकते हैं और उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो भी गई होगी कि इससे पहले जो है इस तरीके से हमने काम किया है। वीडियो नंबर 3 के अंदर जो हमारा है उसकी हेडिंग होगी कंट्रोल योर KWH, किलोवाट आवर। ठीक है जी, कंट्रोल योर किलोवाट आवर के अंदर मैं एक वर्ड आपको अभी बताने जा रहा हूँ जिसका मैंने जिक्र किया था कि आजकल एक वर्ड चल रहा है ताबूत। लोगों को नहीं पता था कि ताबूत के मतलब क्या होते हैं। उसी तरीके से मैं आपको एक वर्ड यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लें। कंट्रोल योर किलोवाट आवर्स की जब भी बात होगी तो आप जाएंगे इस वर्ड की तरफ जो कि है लोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी, ये वर्ड आपने शायद ही किसी के मुंह से सुना हो कि लोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। ठीक है जी, लोड ऑप्टिमाइजेशन का जिक्र हम करेंगे कंट्रोल योर किलोवाट आवर्स के अंदर। अब बात हो रही है मीटर को लगाम देने की। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला अभी ये तीसरी वीडियो है, 5 वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर हम अपनी जनरल वीडियोस की तरफ इंशाल्लाह आ जाएंगे। इस वीडियो को भी आखिर तक जरूर देखिए और इस पूरी प्लेलिस्ट की तमाम वीडियोस को आप लोग जरूर देखिए। इंशाल्लाह ताला आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो फिर आप कंट्रोलिंग की तरफ भी इंशाल्लाह ताला चले जाएंगे। ठीक है जी, अच्छा, कंट्रोल योर किलोवाट आवर्स के अंदर बात हो रही है लोड ऑप्टिमाइजेशन की। तो अब हम देखते हैं कि लोड ऑप्टिमाइजेशन है क्या चीज़। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन किसको बोलते हैं या ऑप्टिमाइज करना किसे कहते हैं। ठीक है जी, ऑप्टिमाइज करने को कहते हैं कम खर्च में कम खर्च में ज्यादा फायदा। ठीक है जी, आप ऐसा समझ लें कम खर्च में ज्यादा फायदा। ऑप्टिमाइजेशन के लघवी मायने वैसे तो कुछ और हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। या आप ये कह लें कि कम खर्च में ज्यादा फायदा, या आप ये कह लें कि सही इस्तेमाल यानी राइट यूज, ये कह लें आप ऑप्टिमाइज को। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये होता है कि आपने वेस्टेज को खत्म करना होता है। अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसको ऑप्टिमाइज आप जब भी करेंगे तो उसको आप बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, उसमें से आप लॉसेस को खत्म करेंगे। जिया जिया ज़ाया कोई चीज़ ना हो और कम से कम वसाइल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, उसको हम कहते हैं लोड ऑप्टिमाइजेशन। लोड ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं वैसे तो, और जब हम अपने बिजली के बिल की बात कर रहे हैं तो हम अपने लोड की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। एक बात आप मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, अगर आपने बिजली के भारी बिलों से जान छुड़ानी है तो आपने इस वर्ड को हिफ्स कर लेना है, लोड ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपने लोड ऑप्टिमाइजेशन नहीं की तो आप चाहे सोलर सिस्टम लगवाएं या आप कोई और ऑल्टरनेट एनर्जी यूज़ करें, आप कुछ भी कर लें, बिजली के भारी बिलों से आप अपनी जान नहीं छुड़ा सकेंगे। ठीक है जी, तो कहने का मकसद ये है कि लोड ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है उसको हम ये समझ लेते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने किलोवाट आवर्स अपने निकाल लिए थे कि किलोवाट आवर्स हमारे किस तरीके से निकल रहे हैं, कौन सी घर की चीज़ कितनी देर चल रही है, तो हमारे कितने किलोवाट आवर्स हो रहे हैं और वो एक दिन में कितने होंगे तो महीने में जाके कितने हो जाएंगे। लोड ऑप्टिमाइजेशन में हम ये करते हैं कि हम जो हमारे जो घर का लोड है सबसे पहले प्राइमरी नीड और सेकेंडरी नीड में तोड़ेंगे, जिसको हम इसेंशियल लोड और नॉर्मल लोड भी कहते हैं। ठीक है जी, तो आप अपने लोड को पहले डिवाइड करेंगे दो टुकड़ों में। लोड ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है, हम लोड को तोड़ेंगे किसमें, प्राइमरी लोड में और सेकेंडरी लोड में। ठीक है जी, प्राइमरी लोड सेकेंडरी लोड में जब आप अपनी चीज़ों को डिवाइड कर देंगे तो आपके जहन में ये होगा कि मेरे घर में कोई भी अप्लाइंस जो होगी उसको आप देख के अंदाजा कर सकेंगे फौरन ही कि ये मेरी प्राइमरी अप्लाइंस है या सेकेंडरी अप्लाइंस है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं अलग अलग के प्राइमरी लोड और सेकेंडरी लोड में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अपने प्राइमरी लोड की और हम पहचानेंगे कि हमारा प्राइमरी लोड क्या है। ठीक है जी, प्राइमरी लोड में नंबर 1 पे आता है आपका लाइट्स, नंबर 2 पे आता है आपके फैंस, नंबर 3 पे आता है आपका फ्रिज,
नंबर 4 पे आता है आपका वाटर मोटर, वाटर पंप। और नंबर 5 पे आता है आपका टीवी। ठीक है जी, ये आपके प्राइमरी लोड होते हैं घर में। और प्राइमरी लोड से मुराद हमारी ये होती है जो वो लोड जो हमारा सबसे ज्यादा आवर्स के लिए चलता है, इनका एज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है जी, पूरे घर में यूजेस के दौरान इनका एज सबसे ज्यादा होता है। पानी की मोटर जब आप पानी खींचते हैं 2-2 3-3 4-4 घंटे ये चल रही होती है। और ऊपर चढ़ाने वाली मोटर जिन घरों में ज्यादा हुए हैं 2-2 3-3 घंटे ये चलती है। इसके अलावा जो है वो बोरिंग से अगर लोग पानी लें वो भी काफी ज्यादा चलती है और इसकी वोल्टेज भी काफी ज्यादा होती है। तो ये आपका प्राइमरी लोड है जो आपका जिसके आवर्स सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, आपकी लाइट्स, फैंस, फ्रिज, वाटर पंप और टीवी जो है वो सबसे ज्यादा आवर्स के लिए आपके घर में चल रहा होता है। इसको ध्यान में रख लें। अब आ जाते हैं सेकेंडरी लोड की तरफ अपने। पहले हम अपना प्राइमरी और सेकेंडरी लोड जानेंगे, उसके बाद लोड ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे। सेकेंडरी लोड में हमारी क्या क्या चीज आती हैं जो हम कर सकते हैं, वो उसमें आप ले लें आपका माइक्रोवेव ओवन। ठीक है जी, उसमें आ गया आपका वॉशिंग मशीन। इसके अलावा आपका आ गया जूसर, ब्लेंडर। ठीक है जी, इसके अलावा आपके आ गए हीटर। इसके अलावा इलेक्ट्रिक केटल, आयरन। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक केटल, यहाँ पे मैंने आयरन लिखी है, ये सब आपके सेकेंडरी लोड हैं जो कि कम एच के लिए चलते हैं, कम आवर के लिए चलते हैं। एसी का मैं यहाँ पे जिक्र ही नहीं कर रहा। ठीक है, लोड ऑप्टिमाइजेशन में एसी का मैं यहाँ पे जिक्र ही नहीं कर रहा, क्योंकि एसी जो है बेसिकली आपकी जितनी गर्मी इस वक्त हो रही है, कुछ लोगों के लिए वो सेकेंडरी है, कुछ लोगों के लिए वो प्राइमरी है। कुछ लोग एसी को बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए इस्तेमाल करके बंद कर देते हैं, कमरा ठंडा हो जाए 1-2 घंटे के लिए, और 8 घंटे तक यूज करते रहते हैं। कुछ लोग एसी को 24 घंटे चला रहे होते हैं। तो एसी जो है वो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर की नीड के आपको खुद पता चल जाएगा। जिसके एच ज्यादा है, अगर एच बहुत ज्यादा है, आवर बहुत ज्यादा है उसके चलाने के, तो वो आपकी प्राइमरी जो है वो लोड के अंदर आ रहा है। और अगर उसके एज बहुत कम है चलाने के, तो वापिस सेकेंडरी लोड के अंदर आ रहा है। ठीक है जी, कहने का मकसद ये है यहाँ पे हमें लोड ऑप्टिमाइजेशन की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम अपने प्राइमरी लोड को पकड़ेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे, तो हमारा बिजली का बिल जमीन पे इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। अगर हम अपने प्राइमरी लोड को फोकस नहीं करेंगे और सारी चीज़ों को एक ही चीज़ें समझेंगे, जो माइक्रोवेव चल रहा है या वॉशिंग मशीन चल रही है, जूसर ब्लेंडर चल रहा है, तो आपको ये बताता चलूँ कि ये जो माइक्रोवेव है, अगर ये 2000 वॉट का भी है, तो ये आपका इतना बिल नहीं बनाएगा जितना एक 100 वॉट का पंखा बनाएगा। ये देखने में अजीब सी बात है। ये आपका, मैं बता दूं कि आपकी जो एसी को हम यहाँ से मिटाते हैं, आपकी जो आयरन है ना, इस्त्री 1000 वॉट की होती है। 1000 वॉट की आयरन आपका इतना बिल नहीं बनाएगी जितना आपका एक पंखा बना देगा। मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। प्राइमरी सेकेंडरी लोड हमने बाइफरकेट कर लिया है। आप अपने हिसाब से और भी चीज़ों को इसमें तोड़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ जिसका ड्यूरेशन ऑफ यूजेज कम है वो सेकेंडरी है, जिसका ड्यूरेशन ऑफ यूजेज यानी कि इस्तेमाल का दौरानिया बहुत ज़्यादा है वो आपका प्राइमरी लोड है। ठीक है जी, आप अपने हिसाब से अपने लोड को बिल्कुल तोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें मेरे जहन में आई हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब मैं आपको सिर्फ एक डेमो करके बता रहा हूँ कि प्राइमरी और सेकेंडरी लोड को आप तोड़ते कैसे हैं। अगर आपका आयरन सेकेंडरी है ना, और आपको पता है कि 1000 वॉट की है, तो वो सेकेंडरी क्यों कह रहा हूँ उसको। एक दिन में आपकी आयरन घर में हो रही है, अगर नॉर्मल फैमिली भी है, कितने मिनट कितने घंटे चलती है वो? 1 घंटा तो नहीं चलती ना एक दिन में। अगर एक दिन में आपकी आयरन 15 मिनट चल रही है तो कितनी चली? 0.5 आवर हुआ वो? नहीं, 0.25 आवर अगर 15 मिनट चली। 15 मिनट इज इक्वल टू 0.25 आवर्स, यानी कि 15 मिनट जब 4 दफा चलेंगे तो 1 घंटा बनेगा। ठीक है, 1000 वॉट अगर आपका 0.25 आवर चला ना एक दिन में, तो 1000 को मल्टीप्लाई करें, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 आवर, डब्ल्यू था ये, वही डब्ल्यू और एच की कहानी है। 1000 वॉट मल्टीप्लाई बाय 0.25 एच आवर। ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाई 0.25, 250 डब्ल्यू एच, वॉट आवर, डिवाइडेड बाय 1000 जो फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 0.25 किलो वॉट आवर के डब्ल्यू एच, यानी कि 0.25 यूनिट आपका बिजली का एक दिन में
खाली स्त्री में, ठीक है, अगर 15 मिनट चल रही है, ठीक है जी। एक यूनिट का चौथा हिस्सा स्त्री ने 24 घंटे में खाया, अगर 24 घंटे में 15 मिनट आपके घर में आयरन हुई। इसके कंपैरिजन में अगर आपके घर में एक 100 वॉट का पंखा 100 W मल्टीप्लाई बाय 24H 24 घंटे चला, 100 × 24 2400 वाट आवर डिवाइडेड बाय 1000, तो ये बना 2.4 यूनिट, ठीक है। एक पंखा 100 वॉट का आपके घर में एक दिन में 2.4 यूनिट गिरा रहा है बिजली के मीटर में से, जबकि आपकी 1000 वॉट की आयरन एक दिन में 0.25 एक यूनिट का भी चौथा हिस्सा बिजली खा रही है, यूनिट गिरा रही है, और ये 2.4 यूनिट गिरा रहा है। तो ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी लोड का फर्क, ठीक है। अब आप कर सकते हैं, उम्मीद है कि हमारे आपके घर में प्राइमरी लोड क्या होगा और सेकेंडरी लोड क्या होगा। तो आपने अगर लोड ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाना है तो आपने अपना प्राइमरी लोड कंट्रोल करना है, प्राइमरी लोड को कंट्रोल करना है, ठीक है जी। ये एरो बनेंगे लोड ऑप्टिमाइजेशन, और लोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि सबसे पहले अपने आपने अपना प्राइमरी लोड कंट्रोल करना है। प्राइमरी लोड कंट्रोल करने में जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि आपने एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस लगानी है अपने प्राइमरी लोड में। जो भी आपकी अप्लायंसेस हैं उसको आपने शिफ्ट करना है, चेंज करना है एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस पे, ठीक है जी। लोड को कंट्रोल करने का सबसे जो बेसिक इस वक्त टूल है वो ये है कि आप अपनी प्राइमरी लोड को एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस के ऊपर शिफ्ट कर दें। एक पंखा जो है वो 100 वॉट नहीं बल्कि 120 वॉट खाता है, नॉर्मल पंखा, ठीक है। इसको आप शिफ्ट करें 30 वॉट फैन पर, पहली फुर्सत में इसको शिफ्ट करें 30 वॉट के पंखे के ऊपर, ठीक है जी। 120 वॉट और 30 वॉट 4 गुना बनता है, 1/4 का हिसाब होता है। ये चार एक पंखे में ये 4 पंखे चलेंगे 30 वॉट वाले, ठीक है। आपने बल्ब जो है वो अपने एलईडी ऑलरेडी कर दिए हैं, जो कि आपके जो है 3 वॉट से लेकर 50 वॉट तक डोमेस्टिक घरों में यूज होते हैं। आपने बल्ब अपने एलईडी बल्ब्स को फोकस ये करना है कि आपने अपने किचन में, अपने वॉशरूम में और छोटी जगहों पे, और जो ऐसे आपके बल्ब हैं जो कि लॉन्ग टाइम के ड्यूरेशन के लिए चलते हैं, उसको आपने कम वॉट्स के बल्ब लगाने हैं। और उसमें जो है आप ये कर सकते हैं कि 3 वॉट लगाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा, 5 वॉट लगाएंगे तो भी बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद जो है ना वो लोग जाते हैं फिर 12 वॉट पे, ठीक है। तो 12 वॉट के बल्ब सबसे ज़्यादा यूज़ घर में करते हैं, वो अच्छी बात है आप करें। मगर जो आपके 24 घंटे चलने वाले बल्ब हैं उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ओसाका के 7 वॉट वाले बल्ब आए, ठीक है जी। 7 वॉट के एलईडी बल्ब हैं ओसाका के। इनकी ल्यूमस जो होती है ना, जो रोशनी पैदा करने की कुव्वत होती है, वो इनकी बहुत ज़्यादा है। तो इनका 7 वॉट वाला बल्ब जो है वो आपके किचन के लिए, आपके वॉशरूम के लिए, और आपके छोटे स्टोर रूम्स के लिए, और आपके छोटे बरामदों के लिए बहुत ज़्यादा रोशनी ये देता है, और बहुत कम इसकी वॉटेज है, ठीक है जी। ये वाले जो बल्ब हैं ये आप अपने घर में लगाएं वहाँ पे जहाँ पे आपके बल्ब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा एच के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है जी, आवर के लिए, वो लगाएं। उसके अलावा ओसाका की जो है वो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। आप इसके 12 वॉट तक के बल्ब जो है वो अपने बड़े कमरों में लगा सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी रोशनी देते हैं। जबकि 18 वॉट के बल्ब बहुत सी कंपनियों के ऐसे आ रहे हैं जिनकी रोशनी इतनी अच्छी नहीं होती। तो आपने बल्ब, एलईडी बल्ब वो खरीदने हैं जिनके वॉट्स कम हो, और उनकी जो ल्यूमिनस पावर होती है, आई थिंक वो आप देख लेंगे डब्बे पे लिखा हुआ होता है कि उसकी रोशनी पैदा करने की जो कुव्वत होती है वो ज़्यादा होती है और उसके वॉट्स कम होते हैं। आपने वो वाले एलईडी बल्ब लेने हैं, जिसमें मैं बता रहा हूँ एक कंपनी जो मेरे अपने इस्तेमाल में आई है, ओसाका। तो ओसाका के बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइट हैं और कम ताकत लेते हैं, यानी कि इसका 7 वॉट वाला बल्ब तो बहुत ही आइडियल है। मैं बहुत सारे लेकर आया हूँ अपने घर के लिए, और बहुत सारी जगहों में मैंने ये बल्ब लगाए 7 वॉट वाले। बहुत ही ऑप्टिमम इसकी रोशनी है और बहुत ही ज़्यादा जो है एनर्जी सेवर और एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है जी। पंखों का मैंने बता दिया आपको, एलईडी बल्ब्स का आपको बता दिया। सेवर आपने अगर घर में है नहीं रखना, आपने एलईडी ट्यूबलाइट को हाथ भी नहीं लगाना है। अगर एलईडी ट्यूबलाइट घर में है उसको निकाल दें आप, 40 वॉट की होती है।
40 वॉट की चीज़ आपने घर में नहीं लगा। छोटी कंपनी आप लेंगे, कोई खराब लोकल कंपनी के एलईडी बल्ब्स लेंगे तो वो 18 वॉट 20 वॉट खा रहे होंगे, रोशनी उतनी दे नहीं रहे होंगे। आप कहेंगे कि भाई कमरे में तो रोशनी नहीं हो रही, एक और बल्ब लगा दो, तो आप 18 वॉट के 2 बल्ब लगा लेंगे, ठीक है जी। फिर भी आपका मसला इतने अच्छे तरीके से हल नहीं होगा, उसकी वारंटी भी नहीं होगी, लाइफ भी नहीं होगी, और होगा क्या कि अगर आपने एक कमरे में 18 वॉट के 2 बल्ब लगाए, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18 18 36 वॉट का आपने बल्ब कमरे में लगा दिए, ठीक है जी। 36 वॉट आपके चल रहे हैं 24 घंटे चल रहे हैं सपोज, ठीक है। 24 घंटे को मैं हटा देता हूँ चलें, इसमें से 8 घंटे में निकाल देता हूँ चलें, कि रात में 8 घंटे की नींद ली है वो नहीं ले रहे, तो आपका 16 घंटे चल रहा है, इज इक्वल टू 36 वॉट को 16 से मल्टीप्लाई कर दें आप, 36,000 पे 16 कर दें आप, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 576 वॉट आवर, ठीक है। 576 वॉट आवर का मतलब ये होता है, डिवाइड करते हैं 1000 से, 0.576 यूनिट, जिसका मतलब है आधा यूनिट तकरीबन एक दिन में खा लेगा। तो 15 दिन में कितने 30 दिन में कितने खाएगा? 15 यूनिट भाई। ये टुच्चे से जो छोटे से जो 2 एलईडी आपने लगाए हैं हल्की कंपनी के अपने कमरे में, कि वो मुझे 300 की जगह जो है ना 200 में मिल गया, सस्ते में मिल गया और मैंने लगा लिया, उसकी रोशनी इतनी थी नहीं, आपको एक की जगह 2 18 वॉट के बल्ब लगाने पड़े जिनके वॉट बने 36। आप 16 घंटे में लगाया, अभी मैंने, लोग हो सकता है उससे ज़्यादा भी चलाते हो, 16 घंटे वो घर में चल रहा है, ठीक है जी। घर ऐसे हैं अंदर के, मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे वो हो सकता है इससे भी कम चले, वो आपकी कैलकुलेशन अपनी है, एच आपका अपना है, आप एच रख के कैलकुलेट करेंगे मेरा लोड कितने देर के लिए चल रहा है। तो अगर ये जो है आपका 16 घंटे चलेगा, 576 वॉट आवर बनेगा, डिवाइड करेंगे 0.56 यूनिट बनेंगे, जो कि आधा यूनिट एक दिन का बनता है, आधा यूनिट उसको अगर आप 30 दिन से पे लगाएंगे तो आपके 15 यूनिट 30 दिन के खा जाएगा, ठीक है। अभी एक कमरे के 2 बल्ब की बात हो रही है, ऐसे अगर 3 कमरे हैं किसी घर में तो 15 यूनिट की जगह, तो 4 से 3 कमरे हैं और अगर 4 कमरे तो 4 से करते हैं तो 60 यूनिट आपके सिर्फ ये छोटे से बल्ब खा लेंगे, ठीक है जी। तो सिर्फ छोटे-छोटे क्लू दे रहा हूँ आपको, बाकी आप खुद समझदार हैं, क्योंकि अगर इतने क्लूज़ से अगर आपको बात समझ आ जाएगी, तो फिर मेरे सब्सक्राइबर इतने समझदार हैं कि वो बात को समझ सकते हैं। मगर अगर इतनी चीज़ों से और ज़्यादा बताने की ज़रूरत पड़ी, तो फिर वो कैटेगरी थोड़ी-सी उन लोगों की होती है, जो समझना कुछ नहीं चाहते और सारी बात दूसरों पे डाल देते हैं कि आपने तो ये बोला था, आपने नहीं बोला था। इससे जिसने समझना है ना, वो क्रक्स निकाल रहा है चीज़ों का, और जिसने नहीं समझना, वो कह रहा होगा समझ नहीं आ रही वीडियो और कर लेनी पड़ ली कोई भी बात, ठीक है। तो पहले नंबर पे मैंने ये बताइए, सबसे पहले नंबर पे अपने आपने पंखों को टॉप जो टेक्नोलॉजी इस वक्त अवेलेबल है एनर्जी एफिशिएंट में, उसको ऊपर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। बाकी कौन से पंखे लेने हैं, क्या करने हैं, उसके लिए मेरी तो चैनल इस चीज़ पर है कि कौन सी चीज़, कौन सी मोटर कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें आपको दूसरी वीडियोज़ में मिल जाएँगी। अभी बात ये है, ये तो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। आपने सबसे पहले अपने फैन कन्वर्ट करने हैं सबसे लोएस्ट लोड पे, लोएस्ट वॉट्स पे। आपने अपनी लाइट्स करनी है लोएस्ट वॉट्स पे, ठीक है। सबसे बड़ा लोड ये है। फौरन आ जाए इसके बाद अपने फ्रिज पर, डीसी इन्वर्टर फ्रिज, ये लाजिम और मलजूम है आपके लिए, ठीक है। डीसी इन्वर्टर फ्रिज होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सादा फ्रिज लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बिजली खाएगा, डीसी इन्वर्टर बहुत कम बिजली खाएगा। कैसे फंक्शन करता है, क्या करता है, इसके लिए दूसरी वीडियोज़ मेरे चैनल पे हैं, वो है नहीं है तो आ जाएँगी, ठीक है। वो एक वैसी प्रैक्टिकल वाली वीडियोज़ होती हैं, उसमें मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखा रहा हूँगा कि कौन-सा फ्रिज कितने ले रहा है। इसको आप छोटा-छोटा समझ लें कि सादा फ्रिज जो है वो क्या करता है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। नॉर्मल फ्रिज जो होता है, वो या तो 220 वॉट खाएगा या 0 वॉट खाएगा, या तो 220 खाएगा या 0 खाएगा, ठीक है। चलेगा तो 220 खाएगा, जब टेम्परेचर के बाद रुकेगा तो कुछ भी नहीं खाएगा। डीसी इन्वर्टर क्या करेगा, ऐसे शुरू करेगा 25, 50, 60, 70, टेम्परेचर बढ़ेगा, दोबारा 50, फिर टेम्परेचर ज़्यादा कम होगा, 110, फिर ऊपर नीचे करता रहेगा, वेरिएट करता रहेगा, तो जो आपका जो वो निकलेगा, आपका एवरेज निकलेगा, वो इससे कहीं ज़्यादा कम होगा, ठीक है जी। ये एक बहुत मोटा सा कंपैरिजन बताया मैंने। कहने का मकसद ये, सबसे पहले आपने अपने फ्रिज को डीसी इन्वर्टर पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके लिए मैं और भी वीडियो अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने उनकी अंदर की साइंस बताई है कि आपने अपनी घर में जो मोटर्स हैं उनको इंडक्शन से उठा देना है। इंडक्शन मोटर की टाइप होती है, वो कुछ भी ना हो, और इंडक्शन मोटर ही आपके फ्रिज के अंदर होती है, जो कि कंप्रेसर के अंदर होती है सादे वाले फ्रिज में। मैंने ये बोला था कि आपने अपने एक दूसरी वीडियो डाली है, जिसमें मैंने बोला आपके घर में जितनी भी मोटर्स हैं उनको आप इंडक्शन इंडक्शन से शिफ्ट कर दें बीएलडीसी पर, और अगर जे भी इजाज़त दे तो पीएमएसएम पर, ठीक है जी। इंडक्शन मोटर अगर है तो आपको भारी भरकम बिलों से कोई नहीं बचा सकता। यही बात है कि फ्रिज, सादा फ्रिज में इंडक्शन मोटर होती है, और जो एसी आपका इन्वर्टर फ्रिज होता है उसके अंदर बीएलडीसी मोटर होती है, ठीक है जी। ये फ़र्क होता है इनके अंदर। तो आपने सबसे पहले अपने फ्रिज को जो है एसेंशियल लोड, प्राइमरी लोड के अंदर फ्रिज को अपने जो है वो
डीसी इन्वर्टर फ्रिज के ऊपर शिफ्ट होना है आपने, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है वाटर पंप। डीसी इन्वर्टर यानी कि बीएलडीसी मोटर लगाएं उसके अंदर। पहली फुर्सत में अपनी खींचने वाले टंकी पंप के अंदर बीएलडीसी मोटर लगाएं। पहली फुर्सत में पानी चढ़ाने वाली मोटर आपकी बीएलडीसी हो, इंडक्शन मोटर ना हो। वॉट्स का डिफरेंस बता देता हूँ आपको, जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। प्राइमरी लोड को हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ना, प्राइमरी लोड को ही कम कर रहे हैं, तभी तो हम अपने मीटर का जो है ना वो लगाम दे सकेंगे उसको। बीएलडीसी मोटर पंप और इंडक्शन मोटर पंप। बीएलडीसी खाता है 60 वॉट, तो इंडक्शन खाता है 490 वॉट। ये आपका छोटा सा कंपैरिजन बता रहा हूँ। एक आधे की मोटर है, आधे का पंप है पानी खींचने का, तो अगर बीएलडीसी मोटर लगी हुई होगी ना तो 60 वॉट खाएगा, 55 से 60 वॉट खाएगा। और अगर इंडक्शन मोटर लगी होगी पुराने जमाने वाली तो 490 से 500 वॉट खाएगा। एच लगाएं आगे, मल्टीप्लाई कर लें, आपके सामने आ जाएगा। 490 वॉट अगर आपने 2 घंटे चलाया ना तो 1 यूनिट गिरा देगा। सही है, एक दिन में 2 घंटे 490 वॉट की इंडक्शन मोटर वाली चलाई तो 1 यूनिट गिरा देगा। इसको भी आप बीएलडीसी पर शिफ्ट करें, तो सबसे पहले अपने एसेंशियल लोड को आप बीएलडीसी और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके यूनिट जो है वो बिल्कुल जमीन पे आएंगे, कंट्रोल में आएंगे। अगर आपके 600 800 700 यूनिट का बिल आ रहा है तो ऐसे गिर के जो है ना वो 300 के नियरेस्ट आ जाएगा। और अगर आपने और ऑप्टिमाइज किया तो 200 के अंदर अंदर भी ग्रेट लेस देन इक्वल टू 200 यूनिट भी आप अचीव कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और वीडियोस आएंगी जो कि एनर्जी ऑल्टरनेट की तरफ लेके जाऊंगा मैं, जिसमें सोलर एनर्जी वगैरह आ जाती है, तो उसको आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपने अपना प्राइमरी लोड सबसे पहले ऑप्टिमाइज कर लेना है, सेकेंडरी लोड को अभी छोड़ दें, ठीक है जी। प्राइमरी लोड ऑप्टिमाइज करें, आपका बिल इंशाल्लाह ताला जमीन पे आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।